अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है। मक्का के अंदर 3 कंट्री में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्किया। एग्रीमेंट के मुताबिक किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हर इन तीनों कंट्री के ऊपर अटैक समझा जाएगा। इट मीन्स कि इंडिया तो बिल्कुल फारिग हो गया। कल को पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग में जाता है, इंडिया इम्पोज करता है, पाकिस्तान तो अग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान तो अपने डिफेंस में आता है और मुंह तोड़ जवाब ही देता है और देता आया है। तो अगर इंडिया अटैक करता है तो इट मीन्स ये अटैक कंसिडर होगा तुर्किया के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर। ये लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है मक्का के अंदर और वहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, और तुर्किया के प्रेसिडेंट अर्दोगान, तैयब अर्दोगान। इन्होंने ये साइन किया है। इसकी डिटेल्स अभी सामने आने वाली हैं, लेकिन इसका जो बॉटम लाइन मामला है वो यही है कि किसी एक कंट्री पे अटैक 3 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कंसिडर होगा। इससे पहले लास्ट सितंबर में पाकिस्तान ने सिमिलर एग्रीमेंट किया था सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है वो सऊदी अरेबिया पे कंसिडर होगा, और वीज़ा भी सऊदी अरेबिया पर हुआ तो वो पाकिस्तान पे होगा। और पाकिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान के ट्रूप्स और बाकी जेट्स आर इन सऊदी अरेबिया कि हमारा एग्रीमेंट जो है सऊदी अरेबिया के साथ उसको ऑनर करते हुए दे आर देयर। इसके बाद खित्ते में एक पूरी हलचल है, पूरा रीजनल मामलात में पाकिस्तान फर्दर क्या सिचुएशन कर पाता है, मज़ीद गल्फ़ रीजन के कंट्रीज़ के साथ कितने मज़ीद एग्रीमेंट कर पाता है। लेकिन ये बहुत ही प्रॉमिसिंग किस्म का एग्रीमेंट है। आगे चल के हम दूसरे हाफ में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। मोहसिन नकवी डैमेज कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले वाली बात थी सिस्टम कोलैप्स है, वो कहते हैं कि अभी से नहीं है, 80 साल से है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा। आल्दो वो साहब कहते हैं कि 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज शरीफ अपना टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन साथ में कई इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो लेट्स सी आगे चल के चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। जो मोस्ट बर्निंग इशू है इस टाइम इस गवर्नमेंट को लेके, यानी कि गवर्नमेंट को जो फेस कर रही है दैट इज़ के न्यू प्रोविंसेस, कम से कम 6 नए प्रोविंसेस बनने चाहिए। मोहसिन नकवी का कहना है, और मोहसिन नकवी साहब आपको पता ही है ताकतवर हलकों के करीब हैं, तो इसको एज मैसेज लिया गया है फॉर द शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी भी है, वो एग्री करेगी, नून लीग एग्री करेगी, तो ये आगे चल के प्रोविंसेस बनते हैं। लेकिन साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने 12.5 यानी कि 12.5 बिलियन एलोकेट कर दिए हैं लोकल बॉडीज़ के लिए। और कहा जा रहा है कि कमिंग नवंबर में ये इलेक्शन हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा प्रोविंसेस के हवाले से जो प्रेशर इस टाइम बिल्ड हुआ है स्पेशली ऑन द शरीफ फैमिली, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए है। लेट्स सी कि इवेंचुअली ये इंतखाबात हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, और जो है किस तरह से ये चैलेंजेस, जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, वो पीएमएल नून की गवर्नमेंट सेंटर में कैसे नेविगेट करती है। इस सारे इशू को हमारे साथ ट्रैक करेंगे फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इस टाइम नेशनल डायलॉग कमेटी के जो है मेन लिंचपिन फवाद चौधरी, वो इसको डाइसेक्ट करेंगे हमारे साथ। चौधरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब, बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया तीनों अब एक ही शिप में, किसी एक पे हमला, तीनों पर हमला। इंडिया का क्या बनेगा इसके बाद? आई थिंक इंडिया तो वरीड होगा इसके ऊपर। अभी तक हमारे सामने शराइत नहीं आई कि है क्या और लिमिटेशंस क्या है। सो कॉम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर कमेंट तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि इटसेल्फ सऊदी अरेबिया और तुर्की का इतना करीब आना बड़ा हिस्टोरिकल है। आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी तुर्की के और सऊदीया के ताल्लुकात इतने करीबी नहीं रहे जितने इस वक्त हैं। और पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स हैं इसमें। बट हमें देखना होगा कि इसकी जो शराइत आती हैं वो सामने क्या है। फिर उसके बाद एक हमें ये भी देखना होगा कि इसको कोई एंटी ईरान मुआहदे के तौर पे तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि तुर्की इसको काफी बैलेंस भी करता है और सऊदी अरेबिया ने अपना भी रोल बड़ा अच्छा रखा है इसमें। तो अब लेट्स सी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा हैं जो कि
आई वुड से कि अब मुस्लिम वर्ल्ड की तो दो ही बड़ी ताकतें हैं, मलेशिया, ये पाकिस्तान है और तुर्की है, एज फार एज मिलिट्री माइट इज कंसर्न। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो ममालिक हैं, ये इकोनॉमिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जो दो मिलिट्री सिग्निफिकेंट ताकतें हैं वो तो तुर्की और पाकिस्तान ही हैं। और अब एक सऊदी अरेबिया अगर साथ मिलता है तो दैट मीन्स कि हम अब जो मिडिल ईस्ट के वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल हो सकेंगे पाकिस्तान की अपनी दिफाई कैपेबिलिटी बड़ी करने में, और तुर्की का जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी अब हमें वास्टली अवेलेबल होगा, विच इज़ रिमार्केबल आई वुड से। और जो सब इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान बेनिफिट करेगा इससे? इकोनॉमिकली पता नहीं है अभी तक, होना तो चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो सऊदी अरेबिया से हमारी पहले बात हुई थी कि वो उसमें हमें किस तरह से मदद करते हैं, उन्होंने की भी है। खैर $6 बिलियन जो है वो उन्होंने हमें $3 बिलियन रोल ओवर किया, $3 बिलियन जो है वो और दिया भी। लेकिन सच्ची बात ये है कि मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या, उसने उन्होंने अभी तक जो मॉरेटोरियम है आपके इसके ऊपर, कर्जों के ऊपर, वो अभी तक उसके लिए कोई बड़ी एफर्ट नहीं की है। और पैसे लेके सूद देना तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या स्ट्रेटजी है। तो लेकिन अभी तक हमें सऊदी अरेबिया के, तुर्की तो ज़ाहिर है इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको कोई जो है वो इमदाद कर सके। सऊदी अरेबिया है, बट सऊदी अरेबिया $6 बिलियन पहले दे चुका है। अब क्या वो मजीद इस पे ऐड ऑन कर सकता है, देखना होगा। राइट शोएब साहब, इंडिया के पर्सपेक्टिव को थोड़ा बताएं कि वहाँ पे तो सफ़े मातम काइंड ऑफ सिचुएशन होगी। इंडिया में तो देखिए ना, पहले ही एक तो जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की जो एक 76 साल की फॉरेन पॉलिसी थी उसको चेंज किया और इजराइल के साथ जाके वो खड़े हो गए। एंड ही डिडंट रियलाइज कि जो इजराइल का एक्सट्रीमिज्म है वो इस वक्त वेलकम नहीं है दुनिया में। लिहाजा वो पहले ही इस सारी गेम में बहुत तनहा थे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरीके से इंडिया के ऊपर एक खुला क्रिटिसिज्म किया, उससे भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत तो बहुत तनहा हुई है। अच्छा, फिर आपको याद ही होगा कि दरमियान में नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी, आई वुड से कि उसमें भी कोई एक सोच नहीं है, वो बदलते रहते हैं। दरमियान में उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम अरब वर्ल्ड से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। सो सऊदी अरेबिया के शाह का दौरा हुआ इंडिया का, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदीया गए। लेकिन जब ये जंग हुई है उसके बाद से इंडिया जो है वो इजराइल का बिल्कुल एक बगल बच्चा बनने की कोशिश में, जो एक तो हिंदुस्तान के अंदर भी उन्हें बहुत मुखालफत का सामना करना ही पड़ा, जहां कांग्रेस जो है वो खुल के अब उनके ऊपर तनकीद करती है, लेकिन बाहर भी उन्होंने अपने आप को काफी तनहा किया है। और इस वक्त ये जो माहदा है इससे, और तुर्की के ऊपर तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद तुर्की का तो लिटरली बाइकॉट ही कर दिया था इंडिया ने। तो अब तुर्की के साथ उनके ताल्लुकात बहुत खराब है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक के जो इस वक्त के सिचुएशन है वो उनके लिए बिल्कुल ही अनवेलकमिंग है। और जो भी कोशिश उनकी है इस वक्त, वो एक आलमी तन्हाई में, हिंदुस्तान की आलमी तन्हाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अभी तक उस सिलसिले में कोई एफर्ट मोदी को समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने करना क्या। साथ में जो यूएई इंडिया के करीब गया, पाकिस्तान से दूर गया है, आपको लगता है आने वाले टाइम में शायद यूएई थोड़ा कंसिडर करे कि पाकिस्तान के साथ जो दूरियां बढ़ी हैं ये इसको ब्रिज अप किया जाए, दोबारा से वापस आए? देखिए, यूएई जो है उसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत हैवी रिलायंस है। पाकिस्तान का भी यूएई के ऊपर बड़ा हैवी रिलायंस है। ये दो तरफा है। एक तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी वर्किंग क्लास है जो यूएई में है, मौजूदा जो यूएई है वो तो बनाया ही पाकिस्तानियों ने है। सो ये यूएई के लिए मुश्किल है कि वो पाकिस्तान से बहुत अपने रिश्ते नाते इस तरह के ख़त्म करे। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक जो सऊदी यूएई पॉलिटिक्स है वो मिडल ईस्ट का अगला फ्यूचर तय करेगी। और पाकिस्तान ने तो खैर अपने पत्ते खेल खोल ही दिए हैं। पाकिस्तान हैज इज फर्मली स्टैंडिंग विद सऊदी अरेबिया इस सारे मामले में। तो इसलिए
आई थिंक यूएई सऊदी अरेबिया पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आगे बड़ी एक दिलचस्प कह लें होगी, या आई वुड से बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, फवाद चौधरी साहब डोमेस्टिक फ्रंट पे आते हैं और मोहसिन नकवी साहब, द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर इन शहबाज शरीफ कैबिनेट, अभी वो डैमेज कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। जितना धुआंधार वो उन्होंने प्रोविंसेस को लेके और चार्जशीट किया था शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कि फेलियर है, ये किसी किस्म के जो है सही ट्रैक पे नहीं चला सके गवर्नमेंट को, और हमारा सिस्टम जो है इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद से वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। तो ये डैमेज कंट्रोल है या समथिंग अभी अंदर खाते चल रहा है? Well, I think मोहसिन नकवी is not master of the words. So उनका इस वक्त जो ये तीसरा मौका है कि उन्होंने अपने लिए भी और हुकूमत के लिए भी काफ़ी सुबकी जो है वो कराई है। पहले आपको याद होगा शुरू में उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में काफ़ी दखल देने की कोशिश की, तो मरियम नवाज ने उनको काफ़ी जो है वो स्नैप किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रात को 2 बजे जिस तरह लोगों को जाके निकाला गया, पुलिस का मिसयूज किया गया, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पीएम ने जो है वो नोटिस लेके उनको वहाँ पे मना कर दिया, और अब तीसरी दफ़ा ये हुआ है। तो आई थिंक कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग चूंकि नहीं है, और उनको जो है वो शायद बात करते हुए वर्ड्स का चुनाव भी उनका इतना अच्छा नहीं रहता, तो अल्टीमेटली वो उसमें बातें जो उन्होंने कही हैं, सच्ची बात तो ये है कि उस पर कोई बड़ा इख्तलाफ है नहीं लोगों को। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कोई शुबा नहीं, किसी से भी आप पूछेंगे वो यही कहेगा इस तरह से नहीं चल सकता। पाकिस्तान में सभी लोग जो हैं वो इसके ही हामी हैं, लेकिन उनका ये कहना कि वो एक ऐसे निज़ाम में जिस निज़ाम ने उनको जन्म दिया है, जिस निज़ाम ने उनको इतना बड़ा किया है, जब वो खड़ा होकर कहेगा कि निज़ाम नहीं चल रहा और कोलैप्स कर गया, तो जाहिर है फिर वो उसको तो उस पर तनकीद तो होगी। लेकिन सूबों वाली बात तो उसको तो आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी ने, आप रुए रुआ हैं उसको एंडोर्स किया है, और साथ में पूरा आपने नेशनल गवर्नमेंट यानी कि कौमी गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया है कि ये बननी चाहिए। तो इन दोनों पे बताइएगा कि सूबे आप कैसे देख रहे हैं, वसाइल चाहिए, और दूसरा एक कौमी गवर्नमेंट इसमें ज़ाहिर है फिर पीटीआई को भी इन करना पड़ेगा। तो ये है थॉट इस्टेब्लिशमेंट के माइंड में? तो करण, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जो बातें उन्होंने कही है उससे तो इख्तलाफ की गुंजाइश बड़ी कम है। और जो सूबों की भी जो बात है, या डेवोल्यूशन, बुनियादी तौर पे जो सूबों की बात है वो तो डेवोल्यूशन से निकली है ना, कि डेवोल्यूशन होनी चाहिए, पावर्स नीचे जानी चाहिए, और जो लोग हैं उनके पास इख्तियार होना चाहिए। अगेन ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके ऊपर 3 बुनियादी राय हैं जो सामने है। एक तो ये है कि सूबे बनने चाहिए, एक ये है कि डिविजनल सेटअप्स जो हैं उनको रीडू किया जाए, और तीसरा ये है कि आईनी गारंटीज के साथ आप लोकल गवर्नमेंट बनाए। अब इन तीनों के ऊपर डिबेट है। जहां तक सूबों की बात है उसमें सिर्फ एक ही मुझे प्रॉब्लम नजर आता है, और वो ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो हमारा है, और जो एक आइडेंटिटी के इश्यूज हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हिस्टोरिकली 1906 में जब बंगाल की तकसीम हुई, फिर 1911 में वो इकट्ठा हुआ, फिर 2 पंजाब और बंगाल तकसीम हुए 1947 में, फिर 1 यूनिट बना, फिर 1 यूनिट टूटा। इस हिस्ट्री की वजह से उसके ऊपर एक काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं लोग, जो मेरे ख्याल में जायज भी है। लेकिन बुनियादी जो 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 जुड़ी हुई है बात, वो आइडेंटिटी की जुड़ी हुई है। सो उसको हल किया जा सकता है मेरे ख्याल के अंदर। अगर आप नए सूबे बनाएं भी तो आप नाम सूबों के चेंज ना करें। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंध का नाम नहीं चेंज करना तो आप उसका नाम मशरकी सिंध, मगरबी सिंध और जो है वो इस तरह से उसको रख सकते हैं आप। पंजाब को अगर आप जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब रखें तो इस तरह से कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को भी इसी तरह से। सो ये बेसिकली आइडेंटिटी इशू है जो कि जो प्रोविंसेस में एक कंट्रोवर्सी पैदा करता है। अदरवाइज आई वुड से कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो इसी फार्मूले से पॉसिबल है, और तो कोई फार्मूला नहीं।
नहीं तो इसमें जो सब पीपल्स पार्टी पीएमएल नून दोनों मानेंगी। पंजाब क्या मतलब शरीफ्स के हाथ से जाएगा? एक ही शरीफ्स जो हैं वो एक ही प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। सिमिलरली सिंध में भी अगर आप बात करें तो भट्टोस वो दोनों शरीफ्स एंड भट्टोस वोंट लाइक के मोर प्रोविंसेस वुड बी देयर। नहीं, ये दोनों तो कभी भी नहीं होने देंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली सूबों की तकसीम के ऊपर जो है वो बात मानेगी या होने देगी। बट दिस नाउ डिपेंड्स ऑन एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले फैसला किया कि हम नहरें बनाएंगे, वो नहीं बना सके। उससे पहले कालाबाड़ डैम नहीं बना सके। और अब अगर सूबों की इतनी बड़ी बात करके वो पीछे हटते हैं तो फिर उनकी भी रिट जो है वो काफ़ी मुतासर होती है। सो लेट्स सी। मेरे ख्याल में तो अगर उन्होंने कहा है तो उस पर अमल कराने की कोशिश तो एक होगी। तो शरीफ साहब अभी वक्ती तौर पे ये रुक गया है, आपको लग रहा है अभी ये कोशिश रुक गई है, डेफर कर दिया उन्होंने आगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी डेफर नहीं किया। जो इतलात है या बात है वो ये है कि जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ में और फौजी लीडरशिप में, और जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद थे, सही। उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप सूबे बना दें। लेकिन नून लीग इनकार नहीं करेगी। नून लीग जो है वो अपना सारा मुद्दा डालने की कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी पे। वो कहेंगे जी आप पीपल्स पार्टी को राजी कर लें, हम तो तैयार ही हैं। पीपल्स पार्टी राजी नहीं हो रही, अदरवाइज जो है वो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें वो महीने गुजारने की कोशिश करेंगे, 3 4 5 6 जितने गुजरते हैं। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि ये बनाना है तो वो जाहिर है फिर अपना वो एक मौका आएगा कि जब वो भी इस बात से ऊपर जो है वो थक जाएंगे और वो कहेंगे नहीं, इनफ इज इनफ। सो दैट्स द वे पाकिस्तान में जैसे होता है। ये जाहिर है वो मुतालबा करते हैं, ये मुतालबा लिंगर ऑन करते हैं एंड अल्टीमेटली आपको पता है क्लैश हो जाता है। तो जो साहब इट मीन्स के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट स्टिल इन द वुड्स, अभी नॉट आउट ऑफ द वुड्स नहीं है इस मामले को लेकर? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आउट ऑफ वुड्स हो नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ये तो अब आप देखें ना, आपने खुद ही कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब तो बड़े मजबूत हैं। वो मजबूत यही है ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एक नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आप उनको मजबूत समझते हैं और आपको समझते हैं कि उनका पैगाम जो था वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था और एस्टैब्लिशमेंट ने ये करना है, नून लीग ने इसको डिले करना है, तो ये खत्म तो नहीं होना। ये तो या होना है या नहीं होना। राइट। कौमी हुकूमत का पूछते हैं चौधरी साहब एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फौज चौधरी साहब, कौमी हुकूमत की आप बहुत बात कर रहे हैं, आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी और जगहों से भी ये बातें आ रही हैं। तो कौमी हुकूमत के टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ये स्पेकुलेशंस दोनों ही किस तरफ देखते हैं? पाकिस्तान का मसला कोई टेक्नोक्रेसी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो हार्डकोर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जी। और वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है वो जेल में है। जब तक आप इमरान खान को, पीटीआई को इंक्लूजन नहीं देंगे सिस्टम में, ये सिस्टम तो सिमर करता रहेगा और इसकी वजह से एक मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें रोज देखने को मिलती है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपने ये करना है और आपने सिमरिंग को कम करना है तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी पड़ेंगी। और कौमी हुकूमत देखिए, अगर आपने सूबे बनाने हैं, आपने बड़े रिफॉर्म करने हैं, तो फिर आपको जो सियासी जमातें हैं उनको इंक्लूजन देनी पड़ेगी ना। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को शामिल करना पड़ेगा और वो मुमकिन नहीं है कौमी हुकूमत के बगैर। इलेक्शन, आप इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो कोई मानेगा नहीं। 26वीं 27वीं तरमीम इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। तो जब तक आपकी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती, जब तक आप एक बड़ा एक पॉलिटिकल आई वुड से कि आप बना नहीं लेते, उस वक्त तक आप कैसे इसको जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसे आप इसको कर सकते हैं? तो आई थिंक कि कौमी हुकूमत के अलावा तो कोई चांस नहीं है। तो साहब, जो आपने पिटिशन भी फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि फैमिली या लॉयर्स तो हैं, उन पे मीटिंग पर पाबंदी है सिंस दिसंबर लास्ट ईयर। जी जी, कोशिश तो हमारी है और हमें खुशी है कि आज जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने भी
इस सिलसिले में ट्वीट भी की है और उन्होंने इसको जो है खुशाइंद कदम करार दिया है। तो देखते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिलीफ जो है वो मिले। क्योंकि चौधरी साहब, कोई भी रास्ता निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। प्रोटेस्ट तो बहुत कर लिया, देख भी लिया उसका आउटकम। प्रोटेस्ट जो है वो किस तरह से उसमें वायलेंस का एलिमेंट हो जाता है, और वैसे भी ना पंजाब पुलिस ना बाकी अथॉरिटीज़ प्रोटेस्ट तो करने की इजाज़त नहीं है, तो बातचीत के अलावा ऑप्शन कोई नहीं बचते पीटीआई के लिए। या आप जिस तरह आप भी पीटीआई से जुड़े रहे हैं, तो आप लोगों का भी यही ख्याल है कि एवेंचुअली कुछ भी मिलेगा तो वो बातचीत से ही मिलेगा। जी ऐसे ही। तो साहब, अब तो ये गुजर जाता है ऐसे ही। अगले साल आपको लगता है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज? देखिए, गवर्नमेंट कौन सी है? गवर्नमेंट तो बेसिकली बैठी हुई है ना बंदूक के जोर के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर। अपने तो पाँव है नहीं कोई। सो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होना तो रहना या ना रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने आगे जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं वो जाती कैसे है। जैसे अभी आप फॉरेन अफेयर्स में आपने अगर इतनी बड़ी कामयाबियां ली हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को उसका क्या फायदा पहुंच रहा है? आपके यहाँ तेल सस्ता नहीं हो पा रहा, महंगाई 200% के ऊपर से ज्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल लोगों की जिंदगियां जो हैं उनमें जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। महंगाई जो है वो एक अफरियत बन गई है। तो इसको कैसे डील करना है? सो इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम वो होगा जिसमें पाकिस्तान के लोग, हमको चीन नहीं है, हमको रूस नहीं है, जहाँ पे एक जुबान बोली जाती है, मजहब की इंटरप्रिटेशन एक है, इतना ज्यादा उनके अपने मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ तो हर 50-60 मील के बाद आपको मजहब की इंटरप्रिटेशन बदल जाती है, जुबान बदल जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। इतना जो डाइवर्स मुल्क होता है वहाँ जमहूरियत के बगैर आपकी जो अमन सुकून है वो होता नहीं। और सिर्फ डंडे पे तो नहीं ना आप चला सकते मुल्क। 4 साल आपने चला के देख लिया है। इमरान खान की तस्वीर 3 साल से टीवी पे नहीं आई, तो क्या इमरान खान की मकबूलियत को उससे क्या फर्क पड़ा है? उनके इंटरेक्शन नहीं हो रहा, साल हो गया है, उससे क्या फर्क पड़ा है? तो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, जो भी पाकिस्तान के बारे में जो भी आपको प्लान करें। जैसे साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट के, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक नया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर नया कर्ब लगाया है, वो है कि जो भी फॉरेन मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा कहीं जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर करनी है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। और ये सारा कुछ हुआ है जो ओवरऑल मामलात कश्मीर में चल रहे थे उसकी रिपोर्टिंग को लेके कुछ फॉरेन मीडिया आउटलेट्स के ऊपर क्वेश्चन था गवर्नमेंट को। तो लेकिन पूरा अक्रॉस द बोर्ड ही फर्दर स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ये तो वही होता है ना, हम लोग जब गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो वो जो बंदा आउट हो जाता है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आउट हुआ, तो वो फिर रोंदी मार के तो वो विकेट उठा के ले जाता है। वो स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी इनकी चल रही है। जाहिर है, जब आप आपका कोई काउंटर नैरेटिव ही नहीं है, आप बताने जोगे नहीं है कि आपकी साइड की स्टोरी, और आप इस अहल ही नहीं है कि अपने साइड की कोई स्टोरी क्रिएट कर सकें, तो आप फिर क्या करेंगे? आप वही करेंगे ना जो इन्होंने किया है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमने 71 की वॉर में भी यही किया, और हमने तमाम मार्क टेली समेत तमाम जो लोग थे उनको निकाल दिया वहां से। और हमने सोचा कि चूंकि रिपोर्टिंग नहीं होगी तो फिर अल्लाह खैर से, अल्लाह किसी को पता ही नहीं लगेगा। इस तरह तो देखें, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे, कि इस तरह से नहीं होता। आप क्यों, अगर आप जब इंफॉर्मेशन को बंद कर देते हैं तो उससे ये नहीं हो जाता कि आपका कोई हकायक बदल जाते हैं। अब जो आपके हकायक हैं वो मौजूद रहते हैं, सिर्फ आपको उनका सोल्यूशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं आप ये करके। सो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और बाकी जो इदारे हैं उनको इंस्टेड ऑफ बैनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया, दे मस्ट कम अप विद देयर ओन स्टोरीज, और अपना जो है वो वर्जन उनको बेचने की और बनाने की कोशिश करें। और ये आइडियाज हैं, ऑब्वियसली ये तो रोज बनाने पड़ते हैं। 11 बजे सोचना पड़ता है कि आज क्या आइडिया देना है, और फिर 5 बजे दोबारा सोचना पड़ता है कि आप क्या आइडिया देना है।
इफ यू लैक आइडियाज तो आप मॉडर्न वॉरफेयर जो है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो नहीं लड़ सकते। और स्पेशली जो सब जो इस टाइम सोशल मीडिया है, अगर आप लोकल मीडिया और इसी तरह बाकी जो रिलेटेड मीडिया है उसको अगर आप बिल्कुल कैप कर देंगे, कहेंगे कि नहीं आपने नहीं हिलना ही नहीं है, तो सोशल मीडिया पे तो जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है, फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है पूरी, उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे इवेंचुअली। तो आई डोंट नो, वही जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी और ये सारी सिर्फ प्लग निकाल लेने से मीडिया का, तो आप समझ लें कि सब चीज़ें गुडी गुडी है, तो वो तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो सब आखिर में जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है इसके 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, और फिर मोहसिन नकवी की बात आएगी, जैसे कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने बहुत सारी चीज़ें इनको प्लेट में ला के रखी हैं, इवन इंडिया का मार्का और काफ़ी सारे, और इवन सो अगर हम आज के फास्ट फॉरवर्ड करके आज पे आ जाएं, तुर्किया सऊदी अरेबिया के साथ लैंडमार्क एग्रीमेंट है। तो इस गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कहाँ पे लैग कर रही है? इसको क्या करने की ज़रूरत है कि जो रिलीफ है पब्लिक को वो पब्लिक तक पहुँचे, इकॉनमी सीधी हो, और ये नज़र आए, हमें करप्शन वाला एलिमेंट भी सब जगह नज़र आ रहा होता है, उस पर भी काबू हो। तो ओवरऑल इस पर एक कमेंट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 12 बजट पेश किए एज ए चीफ मिनिस्टर, 5 बजट पेश किए एज ए प्राइम मिनिस्टर। 17 सालों में अगर एक आदमी को विजन नहीं दे सका, तो मुझे आप बताइए कि 18वें साल में आप उससे क्या उम्मीद मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोग नॉमिनेट करके लाते हैं और उनकी अपनी सलाहियत नहीं होती है, तो आपको ऐसे ही सानेहात का सामना करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी तमाम तर जो तवज्जो है, तमाम तर जो चीज़ें हैं, वो बस डंग टपाव के ऊपर है। और ये तो क्या करना चाहिए वो तो एक लंबी फिर बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये है कि इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और जो पहले 17 सालों में ओवरऑल अगर आप देखें तो 25-30 साल से नून लीग हुकूमत में है, इनसे नहीं हो सकता, ना इनमें इंटरेस्ट है। ये तो आप देखेंगे कि इनके एसेट्स ही बाहर बढ़ेंगे और तो कुछ नहीं होगा। और ये भी एक इम्प्रेशन ओवरऑल दूसरे हलके में है तो सही कि इनका हमने बोझ उठाया हुआ है, और इनकी वजह से हमें भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने पड़ जाते हैं। तो इवेंचुअली ये बोझ शायद किसी स्टेज पे वो उठा के साइड पे रखते हैं। जाहिर है। और वो देखिए ना, अगर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनकी कोई मदद कर सकें, तो वो कितनी देर आपका बोझ उठाएंगे। अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन हो जाती है। और ये इसमें आप कितना टाइम देख रहे हैं फाइनली? 6 मंथ, अ ईयर और सो? देखिए, ये तो इवेंट्स की बात है। इवेंट्स अगर आप समझते हैं ना कि बिल्कुल लेट के जो है हम रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, इस तरह नहीं होता। अल्टीमेटली आप जो है, आपको बोझ उठाने के लिए तो उठना है ना, आप बोझ उठाने के लिए भी उठने को तैयार नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह सिर्फ खाली लेटने से तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक। चोई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इंसाइट। फवाद चोई साहब हमारे साथ थे, काफ़ी सारे इश्यूज़ को उन्होंने डाइसेक्ट किया, स्पेशली तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो आज फिनोमिनल किस्म का एग्रीमेंट है। सफ़ों में, इंडिया की सफ़ों में मस्ट बी रिपल्स इन द सेंस के ये हो क्या गया, कैसे हो गया, क्योंकि लास्ट मई में पिछले साल इंडिया ने बड़े आराम से ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे के अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको जो काउंटर किया, उसके बाद वैसे तो इंडिया नहीं सोचेगा, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं उसके लिए। क्या करेगा एट द एंड ऑफ द डे। और पाकिस्तान एट द सेम टाइम, जिस तरह ये बड़ा पैक्ट है 2 कंट्रीज़ के साथ, तुर्किया मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री है इसके पास मुस्लिम वर्ल्ड को अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया उसका फाइनेंशियल मसल जो है इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो अगर पाकिस्तान अब इसी ब्लॉक में मज़ीद ऐड करता है या सेपरेटली कतर के साथ और कपल ऑफ अदर कंट्रीज़ इन द गल्फ़ उनके साथ भी एग्रीमेंट में जाता है, तो इवेंचुअली यही उम्मीद की जाती है, पब्लिक जो उम्मीद करती है कि साथ में हमारे जो इकनॉमिक वोज़ हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इवेंचुअली इसके साथ जुड़े हैं या इसके साथ ही हल होंगे, कुछ ना कुछ इस तरफ भी मामलात सीधे होंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इस खबर को ज़रूर आप चेरिश करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।